रतलाम कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस के नेताओं ने दिखाई ताकत, अपने कार्यकर्ताओं में भरा जोश। रतलाम आज लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया के समर्थन में अतिथि पैलेस पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और सभी कांग्रेस के रतलाम शहर, रतलाम ग्रामीण और सेलाना के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्ज कराई। सम्मेलन दोपहर 1 बजे प्रारंभ हुआ। उसके पश्चात लोकल नेताओं ने अपने उद्बोधन मंच पर से दिए और मोदी सरकार को झूठी सरकार बताया। उन्होंने कहा कि मोदी ने जितने भी वादे किए हुए सभी एक जुमला से उन्होंने अपने किसी भी वादे को पूरा नहीं किया। नोटबंदी के समय काला धन वापस लाने का वादा और प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए डालने का वादा तथा अन्य बहुत से ऐसे लुभाने वादे कर मतदाताओं को झूठे सपने दिखाए। और सुनो, जीतने के बाद अपनी तानाशाही नीतियों के चलते आज तक उन्होंने जनता को कोई जवाब नहीं दिया। पिछले चुनाव में बेरोजगारी और महंगाई कम करने को बड़े बड़े वादे किए, लेकिन आज आप और हम जानते हैं कि महंगाई ना तो कम हुई बल्कि दोगुना रफ्तार से बढ़ गई और बेरोजगार ITI पढ़े लिखे भी रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। 50,000 युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार की जुमलेबाजी प्रधानमंत्री द्वारा पिछले चुनाव को जीतने से पहले की गई थी। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान भी कम नहीं निकले। उन्होंने भी जनता के साथ कई बड़े बड़े वादे किए और घोषणाएं भी, लेकिन वह भी आज तक पूरे नहीं किए। अब समय आ गया है, हमें उन सब के हिसाब लेना है। अब कांग्रेस का हाथ घर घर जाएगा और अपने मतदाताओं भाइयों से कहेगा कि अब तो आप BJP वालों से हिसाब मांगो, और अगर वह नहीं दे पाए तो कांग्रेस का हाथ मजबूत करें। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू भाई का हाथ मजबूत करें। हमारे देश के लाल ने राहुल गांधी का हाथ मजबूत करें और प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस सरकार स्थापित करें। ये आपकी और हमारी और देश की अस्मिता का सवाल है। देश की जनता को बचाने का प्रश्न आ रहा है और इस युद्ध में मैं अधिक समय न लेते हुए, क्योंकि हमें हमारे नेताओं को सुनना है। कांग्रेस के युवा अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने अपने जोशीले उद्बोधन में कहा कि यह चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है। यह चुनाव कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, बल्कि यह चुनाव लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ा जा रहा है। भाजपा जो अपनी तानाशाही कर रही है और लोकतंत्र का गला घोट रही है, उसके खिलाफ हमें लड़ाई लड़ना होगा, नहीं तो आने वाले समय में लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा। अगर 400 सीट BJP जीत लेगी तो विपक्ष में कौन रहेगा और हमारे सारे अधिकारों की रक्षा कौन करेगा। इसलिए आप सभी को इस बार लोकतंत्र को बचाने के लिए, अंबेडकर जी के संविधान को बचाने के लिए मतदान करना होगा और कांग्रेस में वही नेता कहलाएगा जो अपना बूथ जीता कहलाएगा। उन्होंने कांतिलाल भूरिया द्वारा रतलाम शहर को दी गई उपलब्धियों के बारे में बताया और उन्होंने मीडिया को भी कहा कि अगर आप भी अब नहीं जागे या जागरूक नहीं हुए तो आने वाले समय में हो सकता है कि आपके अधिकारों का भारतीय जनता पार्टी हनन कर ले और आपको भी, आपके स्वतंत्रता को भी अंकुश लगा दे और आपको उसके अनुरूप ही कार्य करना चाहिए। विक्रांत भूरिया अपने सभी कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर और भाजपा के जुमले को जनता को याद दिलाकर और भारतीय संविधान की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक कर अधिक से अधिक मतदान करवाना होगा, तभी लोकतंत्र बचेगा और पुनः सुशासन लागू होगा। साथियों, ये करोड़ों मरों का चुनाव है। आप ये मत समझना अगर आप अपनी जवाबदारी से भाग जाएंगे तो आपका भला होने वाला है। जो इस चुनाव में होगा आप सबको भुगतना पड़ेगा और इसलिए हमारे पत्रकार साथी भी यहां उपस्थित हैं, कार्यकर्ता भी उपस्थित हैं और ये लड़ाई हम सब की है। आप सब जानते हैं कि देश में महंगाई कैसे बढ़ रही है। भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, संघर्ष करवाया जा रहा है, लड़ने पर मजबूर करा जा रहा है और अगर हम चुपचाप बैठेंगे तो संविधान को बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। आप जहन में बिठा लो, अगर जो ये भाजपा ने 400 पार का नारा क्यों दिया? भाजपा ने 400 पार का नारा इसलिए दिया है ताकि संविधान में फेरबदल कर सके, आपके अधिकार है उनको घटा सके, पत्रकारों के जो अधिकार है उनको घटा सके और शोषित समाजों के जो अधिकार है उनको खत्म कर सके। और इसलिए ये कहा जा रहा है ये आखिरी लड़ाई है, इसके बाद चुनाव भी नहीं होंगे। आप जो सोच रहे हैं ना कि अगर ये चुनाव में हार जीत से क्या फर्क पड़ता है, जब चुनाव ही नहीं होंगे तो वोट डालने का अधिकार किसका बचेगा?
बचेगा क्या? नहीं बचेगा। और इसलिए पूरा देश, जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, इन गठबंधन के माध्यम से सब लोग एकजुट हो रहे हैं। ये चुनाव आदिवासियों के अधिकार का चुनाव है। ये चुनाव दलितों के अधिकार का चुनाव है। ये चुनाव ओबीसी के अधिकार का चुनाव है। और ये चुनाव सामान्य वर्ग के भी अधिकार का चुनाव है। हम सबको एकजुट होकर ये लड़ाई में कूदना पड़ेगा। कांतिलाल भूरिया ने भी अपने उद्बोधन में भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद एक बार मुझे मोदी दिल्ली में संसद में मिले तो मैं उनसे पूछा कि मोदी जी, आपने पिछले चुनाव में बेरोजगारी खत्म करने का वादा किया था, 50,000 लोगों को प्रतिवर्ष नौकरी का वादा किया था, तो आपके उन वादों का क्या हुआ? कितने नवयुवक को आपने इस 1 साल में रोजगार दिलाया? तो उन्होंने कहा, अरे भाई, वह तो एक जुमला था। तो अब आप बता दीजिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जनता को गुमराह कर केवल वोट अपने पक्ष में डलवाना जानते हैं और चुनाव के बाद वह अपने वादों को एक जुमला बता रहे हैं। उन्होंने जनता से पूछा कि अभी किसानों के लिए उन्होंने गेहूं का समर्थन मूल्य 3,000 रुपये घोषित किया था, तो उन्होंने अभी 2,400 और 2,700 रुपये का भुगतान क्यों किया जा रहा है? लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती वो नहीं करती है। आपने 20 साल से देखा। और 10 साल नरेंद्र मोदी बड़े बड़ी बात करता था। जब सरकार में था तब क्या हमें दिल्ली में प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी दूंगा, कहा था ना। हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का काम करूंगा, ये कहा था उसने। पर अब किसी को नौकरी दी। मेरे दिल्ली में पार्लियामेंट में मिल गए थे। मेरे प्रधानमंत्री जी नमस्कार। नमस्कार भूरिया जी। मोदी जी, पूरा देश इंतजार कर रहा है। नौजवान आज पढ़ लिख के डिग्री लेके घूम रहा। आपने कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा, अभी तक तो मिली नहीं। तो कहते भूरिया जी, ये तो चुनावी जुमला था, सबको थोड़ी नौकरी मिलेगी, चुनावी जुमला था। यह बोले मोदी जी का जाप तो के भी वो भूल गया। ऐसा नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश सरकार में बैठे लोग, उन्होंने झूठी बात करके और लोगों को गुमराह करने का काम किया। अब आप लोग सब ताकत के साथ उनको सबक सिखाना है। ये समझ रखा कि ग्रामीण के लोग, शहर के लोग वो तो जैसे देखे ऐसे वोट नहीं देते। आप इतने जागरूक हो गए हैं। जागरूक होने के बाद भी उन दूसरे ठगारों के चक्कर में मत आना, ये मेरे आप लोगों को विनती है। सरकार को भी सुधारने का काम करेंगे और दिल्ली में भी आपकी लड़ाई लड़ेंगे। और यहाँ का जितना भी कमियां हैं जो आज तक बीजेपी नहीं कर पाई, और यहाँ के जो पूरे सांसद, पहले भी सांसद है, गुमान सिंह डावर को चुन लिया, उन्होंने 5 साल में आके चेहरा नहीं दिखाया यहाँ पर। और 10 लाख रुपए पूरे जिले को देके क्या मैंने पैसे बांट दिए। और बाकी पैसा क्या हर साल 2 करोड़ रुपया सांसद निधि, हाँ 5 करोड़ हो गया उनके आने के पे 5 करोड़ और 5 करोड़ रुपया गया था। 10 लाख बता दिया रतलाम जिले को देकर हर साल 5 करोड़ रुपया, वो भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वालों ने अपना काम कर लिया, हिसाब किताब। इसी तरह महिलाओं को भी वादे किए गए थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है तो उन्हें भी 3,000 रुपये हर महीने उनके खाते में डाले जाएंगे। तो आप या मेरी माताएं बहनें जो यहाँ बैठी है, बताएं किसी के खाते में 3,000 रुपये आए क्या अभी तक? इसी तरह के अन्य वादे और अन्य योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी ने आज तक पूरे नहीं किए और नहीं उनका इरादा है, उनकी कथनी और करनी में बहुत ही अंतर है। लेकिन आज हमारी पार्टी ने 5 गारंटी दी है। वह 5 गारंटी हमारे घोषणा पत्र में की गई है, जिसका कि आज दिल्ली में हमारे नेताओं ने घोषणा की। इसमें सबसे पहले महिलाओं के लिए, किसानों के लिए और पढ़ने वाले बच्चों के लिए तथा दैनिक मजदूरी करने वाले मजदूरों और मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी 400 रुपये प्रतिदिन की गारंटी प्रदान की है। और हम विश्वास दिलाते हैं कि यदि हमारी सरकार बनी तो यह गारंटी निश्चित रूप से पूरी की जाएगी। अतः आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप, यह मेरा अंतिम चुनाव है, इसके बाद मैं समाज सेवा करूंगा। अतः मैं आपके हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इस लड़ाई में कांग्रेस का साथ दे, राहुल जी का साथ मजबूत करे, जीतू जी का हाथ मजबूत करे और मुझे भारी बहुमत से विजयी बनाए। कार्यक्रम के बाद जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इसमें उन्होंने कांग्रेस यह चुनाव किस रणनीति से लड़ेगी और
कैसे जीतेगी उस बारे में पत्रकारों को बताया तथा आज उनके घोषणा पत्र में जो कांग्रेस ने 5 गारंटी देशवासियों को दी उसकी जानकारी भी उन्हें पत्रकारों को दी। इसके अलावा पत्रकारों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का भी उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। स्टेडियो उपेंद्र पटोदिया की रिपोर्ट। साथियों, 2014 में नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार आई थी तो सभी परिवार के लोगों ने, देश ने, आम जन ने उन पर भरोसा किया था। उससे पहले 10 साल मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी। 14 का जब चुनाव हुआ तो याद होगा आप लोगों को कि मोदी जी एक नारा देते थे, बहुत हुई महंगाई की मार, सबके बाद मोदी सरकार। याद है या भूल गए? आवाज देते रहो, पता चले कि याद है आपको। पत्रकार बंधुओं, मोदी जी का ये नारा आपको याद है? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आपका पेट्रोल था 60 का, दाढ़ी वाले बाबा रामदेव ने कहा था 30 का करवा दूंगा, हो गया 110 का। सही है गलत? अरे सही है गलत? फिर कहा बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। मीठा तेल, किचन ऑयल जिसकी खुशबू आ रही है, सारी महीने बैठी है, वो था 60 का, बात थी 30 की, हो गई 160 का। मोदी जी ने कहा बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। इतनी महंगाई की मार मोदी सरकार ने मारी है, इतनी यातना दी है कि जो राशन 5000 का आता था अब सीधा 20,000 का आता। जो दवाई 100 रुपए की आती है सीधी 1000 रुपए की आती है। जो घर में और सुख सुविधा का संसाधन जो 1000 रुपए का आता था अब सीधा 20,000 रुपए का। साथियों, पहले सरकार चलाते थे उद्योगपति, याद रखो ये बात। पहले सरकार चलती थी इनकम टैक्स से, अब सरकार चलती है, खजाना जो भराता है वो भराता है जीएसटी से। जो एक कुर्ता आप खरीदते हो, टी शर्ट खरीदते हो, बाजार में से कुछ छोटा मोटा दुकान पे जैसे ही जाते हो तो जितने पैसे आप देते हो एवरेज 12 से 18% आपका सरकार के खजाने के लिए कट जाता है। आप रोज खाना खाते हो, रोज रोटी खाए नहीं बाबा, जैसा एकदम रोटी खाओ जी को 1000 रुपया खर्चो है घर में, तो यो समझ लो कि 180 रुपया 150 रुपया नरेंद्र मोदी की मसल ली लो, रोटी मसल ना भोजन मसल। याद रखो नहीं बात। तो आप सरकार चलाते हैं, आम जन, आप, हम, किसान, मजदूर, गरीब। पर नरेंद्र मोदी जी ने देश को एक और बात कही कि मनमोहन सिंह जी की जो सरकार थी, कांग्रेस पार्टी थी, ये सबसे भ्रष्ट सरकार थी। ये नरेंद्र मोदी जी देश को बताते हैं। गांधी परिवार, स्विस बैंक, काला धन 15 लाख, याद है कि नहीं है आप लोगों को? स्विस बैंक स्विट्जरलैंड में, वहां सब काला धन रखा है, मुफ्त में 15 लाख सबको मिलेंगे। ये पत्रकार ज्यादा लग गए कि हो सकता है मिल भी जाए, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं भाई सच है। स्विस बैंक की लिस्ट आई एसबीआई की, जिसमें 40 ईडी के ऐसे लोग जिन पे बीजेपी ने मुकदमे लगाए, नोटिस दिए, गिरफ्तार किए, 50 करोड़ से 500 करोड़ सब बीजेपी के खाते में नाम निकला हुआ। एसबीआई की लिस्ट आई जिसमें 2-4 लोगों को जिनको टेंडर दिए सड़क का, अलग अलग प्रकार के जो देश की सरकार देती है, उनमें सब में बीजेपी को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से काला धन दिया। साथियों, मैं आप सबसे इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने जो बोला 14 में एक बात सच नहीं हुई, जो बोला झूठ बोला। आज कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया उसमें 5 न्याय और 25 गारंटियों की बात की है। ये अपने आप में जो 5 न्याय है, इसमें महिलाओं के साथ, महिलाओं के लिए न्याय की बात हुई है, युवाओं के लिए न्याय की बात हुई है, किसानों के लिए न्याय की बात हुई है, इसमें न्याय श्रमिकों के लिए हुई और भागीदारी न्याय भी एक हिस्सा है। भागीदारी न्याय भी एक हिस्सा है। मेरा आपसे निवेदन है कि जिस तरीके का देश का वातावरण है, 10% लोगों के पास देश की 80% संपत्ति चली गई। ये एक दिन इस देश में क्रांति का बीजारोपण करेगा। अगर गरीब गरीब होता गया और अमीर अमीर होता गया तो मैं मानता हूँ ऐसे में देश में आर्थिक अराजकता आएगी।
ये कांग्रेस पार्टी जिसने देश आज़ाद कराया वो इस भावना को समझती है और जो राजनीतिक धर्म है उसके लिए काम करती है। मैं फिर से आपसे अनुरोध करता हूँ कि हमने निर्णय लिया कि जो युवा हमारे परिवार का है, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने रोजगार की गारंटी दी थी, आज भी वो बेरोजगार है, तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना दायित्व निभाया है और 1 साल में पहली पक्की नौकरी और उसमें 8,500 रुपये का मानदेय एक तरह से घोषित किया है, जो उस बेरोजगारी को मद्देनजर रखते हुए किया है, जो हमारे देश के बच्चों का, हमारे परिवार के बच्चों का, हमारे पढ़े लिखे बच्चों के लिए एक दरकार है। जैसा 50% आबादी महिलाओं इस देश की ताकत है, उसको जब तक आर्थिक संबल नहीं बनाया जाएगा तब तक इस देश की जो वास्तविक उन्नति है वो नहीं हो पाएगी। तो जो सही मायने में देश की उन्नति करनी है तो आर्थिक समृद्धि महिलाओं के पास भी होनी चाहिए। तो हमारी महिलाओं के न्याय के संदर्भ में कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि 8,500 रुपया प्रति गरीब बहन को कांग्रेस पार्टी आर्थिक संबल बनाएगी। साथ ही साथ 50% नौकरियों में आरक्षण, 50% चुनावों में आरक्षण पहले कांग्रेस पार्टी दे भी चुकी है पंचायत चुनाव में, नगर पालिका चुनाव में। तो मैं मानता हूँ कि ये हमारी सोच का परिचय है। हमने 33% आरक्षण की पहल की थी, जो इस आधी आबादी को ताकत देने का प्रथम प्रयास था। और कांग्रेस पार्टी थी जब पूरी आधी दुनिया में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, जब संविधान बना तो पहले चुनाव के संदर्भ भी थी, हमने महिलाओं को मत देने का अधिकार भी दिया। ये नहीं, ये समरसता का सोच कांग्रेस पार्टी का फिर एक बार प्रदर्शित कांग्रेस पार्टी ने आज किया। किसानों की जो दरकार थी, नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने वादा किया था कि जितनी लागत आएगी उससे सीधा डबल हम MSP करेंगे, पर आज तक हलक से एक शब्द नहीं निकला। हजारों किसानों की हत्याएं हो गई, लाखों किसानों ने आत्महत्या कर ली, सारे किसान कर्जदार, 80% किसान कर्जदार हो गए, पर मोदी सरकार ने किसानों की तरफ नहीं देखा। उसको कांग्रेस पार्टी ने आत्मसात किया और अंतर्मन से ये भावना व्यक्त की कि हम किसानों को समर्थन मूल्य की गारंटी देंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे, जिसमें हर फसल, वो चाहे दलहन हो, चाहे अनाज हो, चाहे कच्ची फसलें या फ्रूट्स, सबका मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार करेंगे। साथ ही साथ किसानों को आर्थिक सहायता, एक कर्ज की भूमिका, जैसे हमने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ मध्य प्रदेश सरकार हमारी कुछ समय के लिए बनी थी तब किया था, ऐसे ही देश में KCC लोन जो कृषि आधारित बैंक लोन देती है, उसको सबसे पहले तो आधे एकड़ तक के किसानों को अप्लीकेबल, छोटे किसानों को अप्लीकेबल बनाया जाए, उसकी व्यवस्था करेगी। और फिर 2 लाख रुपए तक का मिनिमम सब किसानों का लोन माफ हो, ये व्यवस्था भी कांग्रेस पार्टी ने एक प्रयास किया है। अखबार में पत्रकारों की भागीदारी, ऐसे ही हर उद्योग में जनता की भागीदारी हो। जो ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, वो चाहे महिलाओं के हो, ऐसे ही पुरुषों की भी कई व्यवस्थाएं, संस्थाएं होती है, उनकी भी भागीदारी सरकार की सरकारी व्यवस्थाओं में कैसे बने या अर्थतंत्र में कैसे बने, ये कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि वो व्यवस्था भी 5 न्याय के सिद्धांत के अंतर्गत की और 25 गारंटियाँ दी है। इसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज दिल्ली में हुई है, ऐसी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 दिन में भोपाल में होगी। हम सारे डॉक्यूमेंट्स भी देंगे, चूँकि ये आज ही हुआ है। तो मैं रतलाम के परिवारजनों से अनुरोध करता हूँ, कांग्रेस पार्टी को चुनो। ये पुरानी देशभक्त और संविधान से प्यार करने वाली पार्टी। जब बीजेपी 400 पार की बात करती है तो संविधान बदलने की भी बात करती है। उनके सांसद, उनके नेता कई बार ये वक्तव्य दे चुके हैं। ये देश के लिए खतरा है। इनके अंतिम अंतर्मन की इच्छा इनके मुंह से निकलती है, जो देश के लिए खतरा है। मैं पत्रकार बंधुओं से भी अनुरोध करता हूँ, ये संविधान बाबा साहब अम्बेडकर का आज है, तो आपको और हमको स्वतंत्रता है सुनने, बोलने और लिखने की। अगर इसको किसी प्रकार का डैमेजिंग हुआ, जैसा बीजेपी की मंशा है और इनके नेताओं ने वक्तव्य भी दिए हैं, अगर ऐसा हुआ 275, 285 में सरकार बनती है तो 400 पार क्यों? ये एक तरह से लोकतंत्र के लिए खतरा है।